चलो देखो बेटा, आज हम लोग करेंगे ये। लास्ट क्लास में लिखा था हम लोगों ने री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये मुझे एक्सप्लेन करना है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको करेंगे हम लोग। सब लोग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 23, उसके थ्रू हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। चलो देखो बेटा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था जून 2019 में, और लिखा है इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो हमें जर्नल एंट्री बनानी है 23rd क्वेश्चन में। सब लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 23। पूरा एक पेज लग जाएगा, उससे ज़्यादा ही लग जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, भगवती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन इनवाइट करी है इन लोगों ने। अच्छा, पेमेंट ले रहे हैं 10 रुपए पे। इन्होंने इशू किया है, इसका मतलब ये प्रीमियम पे नहीं है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, और 2 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। टोटल हो गया 10 रुपए। आगे बढ़िए। 2 लाख शेयर इशू किया था और एप्लीकेशन आ गई 3 लाख शेयर की। अब बताओ एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर का मिला होगा? 2 लाख का या 3 लाख का? तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री डालते हैं। डेट है नहीं अपने पास, तो खाली नंबरिंग कर लेंगे। बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 3 लाख शेयर पे। एप्लीकेशन पे ये लोग ₹3 चार्ज कर रहे थे एट द रेट ₹3। ये हो गया 9 लाख। 9 लाख being application money received सेकंड पॉइंट में आइए। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो यहां हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बेटा शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जा सकता है जितने शेयर इन्होंने इशू किए थे। तो इन्होंने 3 लाख शेयर इशू किए थे,
2 लाख। पैसा इनके पास आया था 3 लाख शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से, लेकिन इन्होंने 2 लाख शेयर इशू किए थे, तो 2 लाख शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से 6 लाख ही ये लोग शेयर कैपिटल में ले जा सकते हैं। अब बाकी पैसे का क्या हुआ क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। देखिए स्क्रीन पे लिखा है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट किया, अच्छा। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। कह रहा है बेटा जो पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आ गया वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। तो जरा देख लो सब लोग, इधर देखिए, बताइए कितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे? 2 लाख। और बेटा एप्लीकेशन कितने की आई? 3 लाख की आ गई। तो देखो जिन्होंने 3 लाख का एप्लीकेशन भेजा 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए उन्होंने दिया होगा, जबकि 3 रुपए के हिसाब से देना कितना चाहिए था? 6 लाख। तो 9 लाख में से अगर 6 लाख माइनस कर दे तो 3 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये देखो 3 लाख एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो 2 लाख शेयर पे 5 रुपए तो हो जाएगा आराम से। यहाँ तो 10 लाख चाहिए, ये तो 3 ही लाख है, तो एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पूरा 3 लाख ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर अलॉटमेंट। हाँ, जो हमने बेटा एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में और अलॉटमेंट में। आगे पढ़ो। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे 2 लाख शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 2 लाख शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख की डिमांड रेज करेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और अब पैसे कलेक्ट कर लेंगे। तो नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मिलने चाहिए 10 लाख, लेकिन हमें 3 लाख एडवांस में मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उसमें एडजस्ट करवा दिया, तो 7 लाख हम लोग को मिलेगा अलॉटमेंट के टाइम पे। बीइंग allotment money collected, being allotment money collected। चलो आगे पढ़ो। अब अलॉटमेंट के बाद बेटा हम लोग करेंगे कॉल ड्यू, एक ही कॉल है इनकी, तो अब लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम लोगों ने 2 लाख शेयर इशू किए थे, 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए ड्यू करेंगे। बीइंग
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब पैसे कलेक्ट करने की बारी आएगी, तो जब पैसे कलेक्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और एक आदमी बेटा पैसा नहीं दे पाया, बीइंग फाइनल कॉल कलेक्टेड। एक आदमी पैसा नहीं दे पाया है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका शेयर आगे जाके इन्होंने फॉरफिट करके री इशू किया है। देखो ये वाली लाइन, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बी हु वॉज अलॉटेड 3000 शेयर, कह रहा है बेटा बी को 3000 शेयर अलॉट किया था। तो अब मुझे एक बात बता दो जरा, ये बताओ हमने कितने शेयर इनवाइट किए थे? 2 लाख। एप्लीकेशन कितने की आई थी? 3 लाख की। तो और तो हमने क्या किया, 3 लाख शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कितने शेयर अलॉट किए? 2 लाख। ये कैसे होता है? क्योंकि ये एक आदमी थोड़े ना होता है, एक एक आदमी 20-20 शेयर के लिए अप्लाई करता है, तो 20 के बजाय उसको 5 दे देते हैं, वो खाली हाथ भी नहीं रहता, शेयर भी अलॉट हो जाता है। तो अगर 3 लाख का जब हमारे पास इनविटेशन आया, पब्लिक ने इनविटेशन दिया, तो बेटा हमने उनको अलॉट किया 2 लाख। तो ये बताओ एक पे कितना किया होगा? 2/3। एक पे कितना किया होगा? 2/3। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसी का उल्टा देखो जरा एक बार, इसी का उल्टा देखिए। अब मुझे बताओ 2 लाख शेयर हम लोगों ने अलॉट किया उनको जिन्होंने अप्लाई किया था 3 लाख शेयर के लिए। तो एक शेयर उसको मिला होगा जिसने अप्लाई किया होगा 3/2 शेयर के लिए। तो इसका मतलब ये जो बी है इसको 3000 शेयर अलॉट हुए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, बी हु वॉज अलॉटेड 3000 शेयर, 3000 शेयर इसको अलॉट हुए हैं। तो इसका मतलब इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, कितने के लिए अप्लाई किया होगा ये देखना पड़ेगा। तो इंटू 3000, तो इसने बेटा कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे 4500। तो इसका मतलब कितने शेयर के लिए इसने अप्लाई किया होगा? 4500 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो अब मुझे बताओ बेटा इसने पैसा कितने शेयर का दिया होगा? 4500। एप्लीकेशन मनी कितने की दी होगी? और लेकिन अलॉट कितना किया इसका? 3000। तो 1500 शेयर का पैसा इसका एक्स्ट्रा है। तो अभी जब फॉरफिट होगा तो देखना पड़ेगा ना। उस दिन मैंने क्या सिखाया था, जितने पैसे उसके जब्त करने हैं वो जितने उसने दिए हैं वही जाएगा ना फॉरफीचर में। समझ आए? तो ये ध्यान रखना, ये मैंने एक कैलकुलेशन करवा दी। अच्छा, ये अपने काम की है, चलो यहाँ बता ही देता हूँ आपको। अब आप बच्चे बताओ 4500 शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन के थे, कितना दिया होगा इसने? देखो जरा, 4500 इंटू 3, 13500। और इसको 3000 शेयर दिए हैं इन लोगों ने 3 रुपए के हिसाब से, तो देना इसको कितना चाहिए था? 9000। तो कितने पैसे बढ़ रहे हैं? 4500। ये एक्स्ट्रा है। ये तो मान लो एप्लीकेशन की बात हो गई। अगर हम लोग अलॉटमेंट पे आए, अलॉटमेंट पे, तो 3000 शेयर ही इसको अलॉट कर पाए हैं और इससे मांगेंगे 5 रुपए अलॉटमेंट का, तो कितना इसको देना चाहिए? 15000। लेकिन 4500 इसका पहले का है ना बेटा? तो इसका मतलब ये देगा कितना? 11500। ये इसको देना चाहिए, और क्या नहीं दे पाया ये देखो जरा। कह रहे हैं बी हु वॉज अलॉटेड 3000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा बेटा, अलॉटमेंट उसने दे दिया है, तो ये देखो जो उसका 4500 है पूरा अलॉटमेंट पे कंज्यूम हो गया होगा ना, तो कॉल तक आके एक भी पैसा एडवांस नहीं रहा होगा। हमने करके देख लिया। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन की नहीं? कितने शेयर उसको अलॉट किए बताओ? हमने 2 लाख शेयर कितने लोगों को दिए हैं? 3 लाख लोगों को। तो एक शेयर किसको दिया होगा? 3/2। यही तो मतलब हुआ ना। अच्छा, उसके बाद
तो इसका मतलब बी ने 3000 शेयर के लिए उसको अलॉट हुआ है, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 4500। 4500 पे, हाँ पूछो क्या हो रहा है? यहाँ हाँ 4500 है यहाँ। ये तब तुम ही लोग बता रहे हो बेटा। जो भी हो, 10 हो 11 हो, एडजस्ट तो हो ही गया ना। अब फिर से देखो, बताओ। 2 लाख शेयर अलॉट किए कंपनी ने, कितने की एप्लीकेशन पे? 3 लाख पे। तो एक पे एक एक शेयर जिसको अलॉट हुआ होगा उसने 1.5 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा ना। शेयर कभी डेसिमल में अप्लाई नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे आ रहा है। तो अगर इसको 3000 शेयर हमने अलॉट किया, तो इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 4500 शेयर के लिए। तो 4500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से इतना इसने कितना पे किया होगा? 13,500। जबकि इसको पे करना कितना चाहिए था? 9,000। तो एक्स्ट्रा पैसे कितने थे इसके? 4,500। फिर अलॉटमेंट पे इससे हम कितना मांगते हैं? 15,000। तो 4,500 इसका एडवांस पड़ा था पुराना। तो ये तो उसमें एडजस्ट करवा के इसने 10,500 पे कर दिया होगा, क्योंकि लिखा है ना उसने खाली कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी सब दे दिया है। तो अलॉटमेंट तक सब क्लियर है? ठीक है। अब आओ देखो, कह रहे हैं उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो बेटा देखो, जब कॉल का पैसा नहीं मिला तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉल्स इन अरियर में। कॉल्स इन अरियर में 3000 शेयर पे हमें कॉल का पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब 1,97,000 शेयर पे हमें पैसा मिल गया। कॉल पे हम लोग मांग रहे हैं 2 रुपए, तो 2 रुपए हम लोग मांग रहे हैं, तो ये मिल गया होगा 197 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहां मिल गया होगा 3,94,000। नहीं मिला होगा 6,000 अगेंस्ट 4 लाख। अगेंस्ट 4 लाख। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। तो इसका मतलब 3000 शेयर का इसने पैसा नहीं दिया, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया कॉल्स इन अरियर में। क्वेश्चन आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है फिर से ये वाली लाइन, बी हु वॉज अलॉटेड 3,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे पाया, तो एक तरीके से उसने 2 रुपया नहीं दिया, 8 रुपए उसने पे कर दिया। 8 रुपए पे कर दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अब मैंने बताया था बेटा फॉरफीचर की एंट्री लास्ट क्लास में, क्या डेबिट होगा बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगी, और अकाउंट डेबिट। क्रेडिट होगा शेयर फॉरफीचर, और क्रेडिट होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल being shares forfeited। being shares forfeited। तो अब ये देखो 3000 शेयर पे हम पूरे 10 रुपए मांग चुके हैं, तो जितना हम डिमांड करते हैं उससे कैपिटल डेबिट होता है 30,000। 3000 शेयर पे उसने पे किया है हमें पूरा 8 रुपए, तो इसका मतलब वो पे कर चुका है 24,000। उसने नहीं पे किया 6,000। जो पे कर चुका है वही फॉरफिट कर पाओगे, जो नहीं पे किया उसको फॉरफिट नहीं करोगे। तो यहां तक आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये हो गया इसका शेयर फॉरफीचर। अब आइए पढ़िए नेक्स्ट पॉइंट। चलो, अब अगली लाइन में लिखा है, किसका? कॉल सिनेरियो क्रिएट कर दो, कॉल सिनेरियो कर दो। ठीक है, अब आगे बेटा नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद इसका शेयर री इशू हो रहा है, ये वाली लाइन पढ़ो। अब ये नया पॉइंट है आपके लिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड
आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जरा बताओ कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, और उसमें से 2500 शेयर को री इशू कर दिया, फुल्ली पेड अप एट ₹6 पर शेयर। तो ये यही पॉइंट आज की क्लास का नया पॉइंट है। तो अब देखो बेटा, चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पूछो। पिछली क्लास में नहीं थे? तब बहुत मुश्किल है बेटा, चैप्टर खत्म होने वाला है। जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। शेयर इशू करते हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है कि नहीं? तो जब कैंसिल करोगे तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट हो गया। हम्म। बेटा एक लेक्चर मैंने शेयर किया था, अभी ग्रुप पे शेयर करेंगे, आप वो देख के आना, ठीक है? जितने पैसे हमने मांगे थे, ये मैच कैसे करेगा बताओ? 8 उसने दिया, 2 रुपया उसने नहीं दिया, 3000 शेयर पे, तो ये कब मैच करेगा? जब 10 यहाँ लिखोगे, 10 यहाँ लिखोगे, तभी तो मैच करेगा। चलो अब आगे नेक्स्ट, अगला पॉइंट देखिए। देखो अब बेटा इसमें से शेयर री इशू हो रहा है। अब सब लोग रुक के जरा ये वाला पॉइंट देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपसे हर क्वेश्चन में मिलेगा। देखिए अब कह रहा है, चलो फिर से देखिए सामने, बताओ। देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी अगले 10-15 मिनट तक, जब तक ये एंट्री चलेगी, क्योंकि आज की क्लास में आप जितने क्वेश्चन करोगे सब में ये पॉइंट आना ही आना है, ठीक है? अब ये बताओ, ये जो मिस्टर बी है उसने कितना पैसा उसका हमने फॉरफिट किया? सामने देखो सब लोग, बताओ कितने पैसे फॉरफिट किए? 3000 फॉरफिट किए। उसके 24,000 फॉरफिट किए हो ना? फॉरफिट कितने पैसे किए, कितने पैसे उसके रख लिए? 24,000। फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है? उसके पैसे भी रख लिए और उसका शेयर भी कैंसिल कर दिया। फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है? जो शेयर उसने उसको दिया था उसको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि शेयर कैपिटल क्या कर दी? डेबिट कर दी, और उसके पैसे भी रख लिए। हमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, नंबर 1, और उसके पैसे भी हमने रख लिए, नंबर 2। तो अब देखो बेटा, अब अगर कंपनीज एक्ट इस पे स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो डायरेक्टर्स ऐसे बहुत लोग को परेशान करेंगे, सबको एक फॉरफीचर का नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है? और अगर जैसे उसकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया है, तुरंत क्या करेंगे? उसका शेयर भी कैंसिल कर देंगे और उसका पैसा शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। फॉरफीचर का मतलब कंपनी ने पैसा भी रख लिया, कंपनी ने शेयर भी उसका रख लिया। अब कंपनी क्या करेगी? शेयर इशू करके उस पर दोबारा पैसा कमा लेगी, और जिसको पहली बार इशू किया था उसका पैसा कंपनी ने रखा हुआ है। बोलो समझ में आ रहा है? सामने देखना फिर से, देखो क्या हुआ है। जो हम लोग का मिस्टर बी जो हम लोग का है बेटा, मिस्टर बी, जैसे आपने पढ़ा था ना, जब हम लोग 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू करते हैं तो क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए का। तो उस 2 रुपए का क्या होगा? उसके स्ट्रिक्ट रूल्स है ना, यही खर्च होगा। तो जब जब पब्लिक का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा जाता है तो उसके लिए कंपनीज एक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, समझ आया ना? वो पैसा कहाँ खर्च होगा वो कंपनीज एक्ट बताता है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है बेटा, 3,000 रुपए, 24,000 रुपए उसके मिस्टर बी के इन्होंने कंपनी ने रख लिए हैं। बोलो सब लोग, कितने पैसे रखे हैं? कितने शेयर पे? कितने शेयर पे? तो एक शेयर का कितना हुआ? 8 रुपए। एक शेयर का कितना हुआ? 8 रुपए। तो अब ये जो 24,000 रुपए कंपनी के पास पहुंच गया एक्स्ट्रा, उस पैसे का क्या होगा? ये कंपनीज एक्ट में लिखा है। तो कहते हैं जब वो शेयर री इशू करोगे तो उस पर डिस्काउंट दे दो। क्या बोला मैंने बेटा? वो जो 24,000 रुपए पड़ा है वो डायरेक्टर अपनी मर्जी से कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। क्या करना होगा? उसी शेयर को जब री इशू करेंगे तो क्या करें? डिस्काउंट दे दें। मैक्सिमम जितना डिस्काउंट दें उतना पैसा हम उसमें से यूज कर सकते हैं। और जब वो शेयर किसी और को री इशू हो जाएगा, जब वो शेयर किसी और को री इशू हो जाएगा, तब ऐसे में हम लोग उसमें से जो बचा खुचा पैसा है उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, यही कहानी है। अब फिर से सुनो, बताओ सब लोग बताते जाओ। मिस्टर बी के कितने पैसे कंपनी ने रख लिए?
कितने शेयर पे, तो एक शेयर का कितना बना, हमेशा आपको ऐसे करना है, एक शेयर का कितना बना 8,000। अब क्वेश्चन में लिखा है 2,500 शेयर इशू कर दिए उसके, कितने शेयर इशू कर दिए 2,500, तो अब 2,500 शेयर का कितना बनता है देखो जरा, 2500 इंटू 8, 20,000 होता है। तो कितने पैसे उसके रखे थे 24,000, 24,000 में से 20,000 फ्री हो गया, 24,000 में से जो 20,000 था वो क्या हो गया, फ्री हो गया। अब उसमें से जितना डिस्काउंट देना है दो, नहीं तो बाकी पैसे ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। और जो 4,000 है वो ब्लॉक रहेगा, क्यों ब्लॉक है, इसलिए ब्लॉक है बेटा क्योंकि उसका वो 4,000 ब्लॉक है, और इसलिए ब्लॉक है क्योंकि उसका शेयर अभी तक इशू नहीं हुआ है। जब तक इशू नहीं होगा तब तक वो पैसा ब्लॉक रहेगा, जब तक इशू नहीं होगा तब तक पैसा ब्लॉक रहेगा। चलो देखो स्क्रीन पे, अब फिर से देखना, बताओ ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी है, और ये कंपनी है। अब बी ने कंपनी के 3,000 शेयर खरीदे थे, 3,000 शेयर पे इन्होंने 8 रुपए दिए थे, तो इनके बनते हैं 24,000 रुपए। अब ये 24,000 रुपए कंपनी ने अपने पास रख के शेयर फॉरफीचर में रख लिया 24,000 रुपए, तो इस 24,000 का क्या होगा, तो हम, ये कंपनी है तो हमारा लॉ कहता है कि ऐसा है, ये जितने शेयर हैं पहले उसमें से एक शेयर का निकाल लो, तो हम निकाल लें बेटा। अगर 24,000 रुपए कंपनी ने रखे हैं 3,000 शेयर पे, तो एक शेयर का कितना हुआ 8 रुपए हुआ। अब वो कहते हैं ये पैसा शेयर फॉरफीचर में ब्लॉक रहेगा, क्या बोला मैंने, शेयर फॉरफीचर में ये पैसा क्या होगा, ब्लॉक रहेगा। ये तब रिलीज होगा जब ये शेयर री इश्यू हो जाए, क्या हो जाए, री इश्यू हो जाए। ठीक है, कह रहे हैं जितने शेयर री इश्यू करोगे उसका पैसा रिलीज हो जाएगा, जब री इश्यू नहीं करोगे वो पैसा ब्लॉक रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही सबको। बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा पड़ा रहता है कंपनी के पास वो फ्री होता है या ब्लॉक रहता है, वैसे शेयर फॉरफीचर में जो पैसा आया, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा तो मिल गया, वो शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो पैसा ब्लॉक है, उसको कंपनी यूज नहीं कर पाएगी। तब कब यूज कर सकते हैं, जब इस शेयर को क्या करेंगे, री इश्यू करेंगे, और जितना शेयर का री इश्यू करेंगे उतना ही यूज कर पाएंगे। अब बताओ एक शेयर का कितना हुआ 8 रुपए। अब देखो यहां क्या कहता है, आगे क्वेश्चन पढ़ो अपना, कह रहा है 2,500 शेयर्स वर री इशूड। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 2,500 शेयर री इशू हुए। तो अब इस डायग्राम पे आओ, अब इसमें से इन्होंने 2,500 शेयर पे री इशू कर दिया, 2,500 शेयर को इन्होंने री इशू कर दिया। जब री इशू कर दिया तो अब बताओ अगर एक शेयर का 8 रुपए बनता है तो 2,500 शेयर का 20,000 होगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 8 रुपए के हिसाब से कितना होगा 20,000 होगा। तो अब इस 24,000 में से 20,000 क्या हो गया, फ्री हो गया, क्या हो गया, फ्री हो गया। अब इसके दो यूज हैं, क्या बताओ, इस कंपनी का एक शेयर कितने का था 10 रुपए का, कितने का था, तो कंपनी कहती है जब री इशू करोगे तो डिस्काउंट दे दो, क्या दे दे बेटा, बताओ एक शेयर पे कितना पैसा इन्होंने फॉरफिट किया है 8 रुपए, तो ऐसा हो सकता है ये 2,500 शेयर 2 रुपए में इशू कर दें, कितने में, क्यों 2 रुपए में, अरे 8 रुपए ये जो पड़ा हुआ है ना उनका वो यूज कर लेंगे, 2 रुपए किसी और से लेंगे, 8 रुपए जिसने पहले दिया था उसका एडजस्ट हो गया बीइंग डिस्काउंट। ठीक है, बताओ मुझे बी के कितने शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए, कितने शेयर फॉरफिट किए 3,000, पैसे कितने रख लिए 24,000, तो एक शेयर का कितना हुआ 8 रुपए। अब ये पूरा 24,000 किस अकाउंट में चला गया, बोलो ना किस अकाउंट चला गया, शेयर फॉरफीचर में चला गया। अब ये फ्री है या ब्लॉक है, ब्लॉक है, तो मतलब ये प्रॉफिट नहीं है,
कंपनी के पास पैसा तो है लेकिन वो अपनी मर्जी से उसको खर्च नहीं कर सकते, और जिस पैसे को आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते हो तो वो फिर कोई फायदा थोड़े ना हुआ। तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है, जब ये शेयर री इशू होगा तो जितना शेयर री इशू होगा उतने शेयर का पैसा इसमें से फ्री होता चला जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई? यहां देखो इधर, कहते हैं तुमने 3,000 शेयर के 24,000 रखे हैं तो एक शेयर का 8 रुपए हुआ। कहते हैं तुम एक शेयर री इशू करोगे तुम्हारा 8 रुपया फ्री हो गया, 2 करोगे 16 रुपए फ्री हो गया, 3 करोगे 24 रुपए फ्री हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे कंपनी ने कितने री इशू कर दिया? 2,500। कितने री इशू किए? 2,500। तो 2,500 इंटू 8, तो इनका जो 20,000 रुपए है ये फ्री हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितना पैसा अभी ब्लॉक है? कैसे निकला वो? अभी 500 शेयर इशू नहीं किए हैं ना, और 8 रुपए के 500 शेयर इशू नहीं किए हैं 8 रुपए के हिसाब से, ये 4,000 क्या है? ये ब्लॉक है। ये हमेशा आपको पर शेयर निकालना होगा। मुझको बताओ ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ कितने पैसे बी के लिए थे? 24,000। पर शेयर कितना हुआ? 8,000। वो पर शेयर 8 रुपए हुआ, और ये पैसा कहाँ चला गया? शेयर फॉरफीचर में चला गया। तो ये वहां पे ब्लॉक है। ये कब रिलीज होगा? ये तब रिलीज होगा बेटा जब इस शेयर को री इशू किया जाए। जितने शेयर इशू करते जाएंगे उसका पैसा रिलीज होता जाएगा। समझा? एक शेयर इशू करेंगे 8 रुपए रिलीज हो गया, 2 करेंगे 16 रुपए, 3 करेंगे 24 रुपए, 2500 कर दिया तो 20,000 इसमें से फ्री हो गया। तो अब इसमें से 20,000 निकल जाएगा। 2,500 शेयर अगर इन्होंने इशू कर दिए तो 20,000 निकल जाएगा, बचा इसमें 4,000। शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा बचा? 4,000। अब ये जो 20,000 रिलीज हो गया इसके दो यूज हैं। बोलो यहां तक रिलेट हो रहा है? शेयर फॉरफीचर में अब कितने पैसे पड़े हैं? 4,000 पड़े हैं। कितने रिलीज हो गए? अब इस 20,000 के दो यूज हैं। क्या क्या? पहला, जो कंपनी ने री इशू किया है, भाई शेयर है 10 रुपए का, तो इशू भी कितने पे होगा? हमेशा 10 रुपए पे। तो कंपनीज एक्ट कहता है इसके दो यूज हैं। एक, ये जो तुम री इशू कर रहे हो इस पे डिस्काउंट दे दो। क्या करें? डिस्काउंट दे दें। हमारा शेयर 10 रुपए का है, लेकिन एक शेयर पे 8 रुपए तो हमने जब्त कर रखे हैं ना, तो एक शेयर पे 8 रुपए तक का हम डिस्काउंट तो दे ही सकते हैं। हम 2 रुपए में बेचेंगे तब भी हमें फायदा पैसा मिल जाएगा ना बेटा। तो या तो डिस्काउंट दे दो, वहां यूज कर सकते हो। डिस्काउंट देने के अब वो डिसाइड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने का डिस्काउंट देना है, वो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व का मतलब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट पीएल में जाता है। कहां जाता है? और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि रोज रोज शेयर नहीं फॉरफिट होता। समझ आया ना? ये कभी कभार होता है। तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बोलो ये कहानी समझ में आई? आज पूरी क्लास, अब जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा ये हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो पहले तुम लोग के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे तो खाली यही पूछता ही था, ठीक है, कि कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब बताओ कैसे करोगे? पहले जितना शेयर फॉरफिट किया उसको हम लोग किससे डिवाइड कर लेंगे? नंबर ऑफ शेयर से। तो क्या मिल जाएगा? फॉरफीचर अमाउंट पर शेयर। अब जितने शेयर री इशू कर दिए, जितने शेयर री इशू कर दिए उतना पैसा रिलीज हो गया। अब उसकी दो चॉइस है, क्या? एक डिस्काउंट दे दो या तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होगा इतने का डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट दे देंगे, बाकी कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नहीं लिखा होगा पूरा भेज देंगे कैपिटल रिजर्व में। बोलो समझ में? अब ये आखिरी की जो एक लाइन बची है वो पढ़ो। अब यहाँ क्या लिखा है? 2,500 शेयर वर री इशूड एट ₹6 पर शेयर। बताओ शेयर था कितने का? 10 रुपए का। एक शेयर कितने का था? और ये लोग कितने में इशू कर रहे हैं? तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? 4 रुपए का। कितने का दे रहे हैं? 4 रुपए का। तो अब ये देखो बेटा, तो अब यहां ऐसे देख लो, अगर इन्होंने 2,500 शेयर 10 रुपए का है तो शेयर कैपिटल में जाएगा 25,000। लेकिन 2,500 शेयर पे इन लोगों ने 4 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब 2,500 शेयर पे 4 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 10,000 का क्या किया? डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब इस 20,000 में से 10,000 डिस्काउंट में चला गया, तो बाकी जो 10,000 बचा वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, चलो बताओ कितने पैसे उसके रखे हैं? 24,000। कितने शेयर पे?
3,000 शेयर थे, तो एक शेयर का कितना हुआ? 8 रुपए। अब बताओ कितने शेयर उसने री इशू किए? 2,500। तो 8 रुपए के हिसाब से जो 20,000 बना, ये पैसा क्या हो गया? फ्री हो गया। अब इसके दो यूज हैं, या तो डिस्काउंट देना हो तो दो, नहीं तो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब क्वेश्चन हमें बताएगा डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने का? तो अपने हिसाब से देखो ना बेटा, तो अगर 2,500 शेयर पे 8 रुपए हमारे पास एक शेयर पे था, अगर हमने 4 का डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब 2,500 पे 4 रुपए, फिर कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझ में आया सबको? तो ये अब ये मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो देखो अब ये शेयर इशू हुआ। अब देखो, जब हम शेयर को री इशू करते हैं तो एक ही बार में सारा पैसा ले लिया जाता है। अभी अभी क्या हो रहा था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, पहली कॉल, दूसरी कॉल हो रहा था ना। अब इतना टाइम नहीं होता, एक बार शेयर री इशू हो चुका है, हम उसको फॉरफिट कर चुके हैं, तो अब जब दोबारा इशू होगा तो सारा पैसा इकट्ठा लिया जाएगा। सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। बताओ एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? बोलो सब लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगला बताओ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर बताओ अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अगली एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर कॉल का बताओ, मान लो यही फाइनल कॉल है, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये होगा। अब यहां देखो बेटा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन से कटा, एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले भी दिखा चुका हूं। अलॉटमेंट अलॉटमेंट से कट गया, एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉल कॉल से कट गई, एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब हम टुकड़ों में पैसा लेते हैं तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल बनता है, तो उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। अब सारा पैसा इकट्ठा लेंगे, जब इकट्ठा लेंगे तो सीधा एक एंट्री यही मार देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में है? अब जब एक ही बार में पैसा लोगे तो क्या क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, कंपनी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है ना जहां वो पैसा लगना होगा। अब फिर एक आदमी के पीछे पड़ेंगे, उससे पहले एप्लीकेशन लेंगे, तब अलॉटमेंट, अब तो हो चुका। तो अब बताओ, जैसे 10 रुपए का शेयर है, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10 रुपए। कितना जाएगा? लेकिन हमने डिस्काउंट कितने का दिया? 4 रुपए का। तो क्लाइंट ने कितना दिया होगा? 6 रुपए। और ये जो 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, ये शेयर फॉरफीचर से निकालोगे। कहां से? तो क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मैंने एक का लिखा है, अब हमने 2,500 किया है तो इसी को 2,500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा। और और इसके बाद क्या हुआ? उसमें 4 रुपए बच गया ना, 4 का ही तो डिस्काउंट दिया। 8 रुपए जब्त किए थे ना एक शेयर के, तो जो बच गया वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाएगा? अब यही एंट्री हम लोग करने चल रहे हैं, तो यहां लिखिए अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2500 शेयर है, 10 रुपए का एक, 25,000। 2500 शेयर पे हमने 6 रुपए लिए हैं, तो ये आ गया 6 रुपए ही तो लिए हैं, कितने लिए? हाँ 150, 15,000 ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 का डिस्काउंट दिया है और वो आएगा शेयर फॉरफीचर से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से आएगा। ये कहां से आ गया? क्वेश्चन में लिखा है डिस्काउंट दिया इन्होंने। अब नोटिस करो, बीइंग बीइंग forfeited share reissued, being forfeited share reissued, जो भी हमारे पास forfeited शेयर्स थे उनको हमने रीइश्यू कर दिया। जो भी हमारे forfeited शेयर्स हैं उसको हम लोगों ने रीइश्यू कर दिया। बोलो, ये एंट्री समझ में आई?
अब इधर देखो सामने, फिर से बताएं कि आ गया समझ में? कौन सी चीज नहीं समझ में आई इसमें? शेयर फॉरफीचर। हमने डिस्काउंट कितने का, शेयर कितने का था, कितने में हमने दिया दोबारा, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 4 का। तो 2,500 शेयर पे जब 4 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा? अब वो डिस्काउंट कहाँ से आएगा पैसा? वो यही शेयर फॉरफीचर वाला पैसा यूज हो जाएगा। समझ में है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर देखो सामने, अब बताओ इस 24,000 कितने शेयर के लिए था? सामने देखो सब लोग, ढंग से पढ़ाई करो। बताओ 24,000 कितने शेयर के लिए था? तो एक शेयर का कितना हुआ? 8,000। तो कितने शेयर री इशू किए हो? कितने शेयर री इशू किए हो? 2500 इंटू 8, 20,000। इस 24,000 में से 20,000 ही फ्री हो पाया है। कितना हो पाया? और 20 में से 10 आपने यूज कर लिया डिस्काउंट देके, तो अब बाकी का 10 कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहां जाएगा? और 4,000 इसी में पड़ा रहेगा। क्यों पड़ा है? क्योंकि वो शेयर री इशू नहीं हुआ। फ्री करने की एक शर्त है, शेयर को क्या करना पड़ेगा? री इशू करना पड़ेगा। जब तक री इशू नहीं होगा तब तक वो पैसा फ्री नहीं होगा। समझ आया? अब जल्दबाजी में क्या गड़बड़ होती तुम लोग से? 24 में से देखोगे 10 निकल गया तो 14,000 भेज दोगे कैपिटल रिजर्व में, 14 जाएगा ही नहीं। हमें देखना होगा पहले कितने शेयर हमने री इशू किए हैं, उसका जो यूज हो गया। 20,000 फ्री हुआ था, 10,000 उसमें से यूज हुआ, तो बाकी का जो 10,000 बचा है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझ में है? अब अगली एंट्री लिखो, लास्ट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व being shares forfeited, being shares forfeited, 20,000 में से 10,000 यूज हो गया था, तो जो बचा हुआ 10,000 है वो हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बचा हुआ 10,000 हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब इधर देखो सामने, सामने देखो, बताओ शेयर फॉरफीचर कितने से क्रेडिट हुआ था? शेयर फॉरफीचर कितने से क्रेडिट हुआ था? अब देखो डेबिट हुआ 10 से, तो ये 10 तो हम लोगों ने क्या किया? इतने का डिस्काउंट दिया, दिया। फिर देखो दोबारा डेबिट हुआ 10,000 से, तो ये कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व में। तो 24 में से 20 निकल गया। 20 क्यों निकला? क्योंकि वही 2,500 शेयर इशू किए हैं ना, उसका 8 रुपए के हिसाब से होता कितना है? 20,000। तो अभी भी इसका अगर अकाउंट बनाएंगे तो 4,000 का बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा? वो 4,000 किसका है? वही जो 500 शेयर री इशू नहीं हुए। समझ आए? और इसको हम लोग दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर बैलेंस शीट तो तुम लोग में आती नहीं, अगर हम बैलेंस शीट बनाए तो नोट्स टू अकाउंट्स में इसको दिखाया जाता है। जैसे ऑथराइज्ड, इशूड, उसी में दिखाते हैं कि शेयर फॉरफीचर, रिजर्व एंड सरप्लस में, ये जो शेयर फॉरफीचर है कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा। रिजर्व है ना एक तरीके का। ये जो चला गया ये कैपिटल रिजर्व में, और ये जो पैसा है ये दिखेगा शेयर फॉरफीचर में, 4,000 का बैलेंस दिखेगा। समझ में आया क्या इक्वेशन है?
इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। नहीं, इक्विटी शेयर फॉरफीचर की जगह कभी भी यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिख सकते, ठीक है। ये अकाउंट नहीं पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, तो सेक्शन में जो लिखा है वही डेबिट होगा, उसके अलावा नहीं। आप डिस्काउंट डेबिट कर दोगे, यहाँ डिस्काउंट डेबिट करोगे, तो सारा पैसा फॉरफीचर वाला यहीं ब्लॉक रह गया ना, ये यूज हो ही नहीं पाएगा कहीं। समझ आया? उसका यूज ही लिमिटेड है कि यहीं पे यूज हो सकता है, तो इसलिए इसी को डेबिट किया जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। चलो देखो, सामने देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 22 एग्जाम में आया था ये भी क्वेश्चन, और सिर्फ इसमें री इशू की एंट्री मांगी है। पढ़ो, देखो क्या लिखा है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। कह रहा है जो शेयर हमने फॉरफीट किया और जो री इशू किया उसकी एंट्री करके बताइए। पढ़िए, कह रहा है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय रमेश। शेयर फॉरफिट किया है 300 शेयर 10 रुपए और फुल्ली कॉल्ड अप था। अब जल्दी से बताओ, जब शेयर फॉरफिट करते हो तो डेबिट क्या होता है? डेबिट क्या होता है? किस अमाउंट से? किस अमाउंट से? कॉल्ड अप। तो यहाँ कितना कॉल्ड अप है? 10 रुपए, 300 शेयर, तो 300 × 10 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 3000 से। करो डेबिट, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू ₹10, ये आ गया 3000। 3000 से हम लोगों ने फॉरफिट किया। अब बताओ मुझे, शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा जाता है? बोलो कितना पैसा जाएगा? जितना शेयर होल्डर ने पे कर रखा है वो जाएगा शेयर फॉरफीचर में। देखिए सामने, अब यहां लिखा है 10 रुपए का शेयर था, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹3। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। 4 और 3 7 रुपए नहीं दिए, 10 में से 7 नहीं दिए, तो कितने दे रखे हैं? 3 रुपए। तो जो दिए हैं वो कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉरफीचर में। तो यहां लिखेंगे 300 शेयर एट ₹3। 900 रुपीज इसने दिए हैं, वो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। अब जो अलॉटमेंट पे नहीं दिया है उससे हम लोग अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो कॉल पे नहीं दिया उससे हम लोग कॉल को क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 300 शेयर थे इसके पास,
300 शेयर थे इसके पास। अलॉटमेंट पे इसने 3 रुपए अलॉटमेंट का, 4 रुपए कॉल का नहीं दिया। 3 रुपए अलॉटमेंट का, 4 रुपए कॉल का नहीं दिया। तो 3 3 900 हो गया अलॉटमेंट का, और 1200 हो गया कॉल का। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स forfeited, being shares forfeited। चलो आगे देखो, अब क्या लिखा है। यहां लिखा भी था ही पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 शेयर। तो इतना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मुझे जरा कैलकुलेशन करके बता दो। स्क्रीन पे देखो, कितने शेयर इसके फॉरफिट किए हैं। बोलो सब लोग, यहीं पे क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए ध्यान से एकदम। कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 300 शेयर। 300 शेयर, चलो ऐसे लिखता हूँ, 300 शेयर इसके फॉरफिट किए। उसके बदले में कितना पैसा रख लिया कंपनी ने? 900। तो अगर 300 शेयर पे 900 रुपए रख लिए तो एक शेयर का कितना हुआ? 3 रुपीज। अब इसमें से जितना शेयर इशू करते जाएंगे पर शेयर 3 रुपए फ्री होता जाएगा। या तो उसका डिस्काउंट दे दें या तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, और जो शेयर री इशू नहीं होगा उसका पैसा उसी में पड़ा रहेगा, ब्लॉक रहेगा। क्वेश्चन पढ़िए आगे। कह रहा है दीज शेयर्स वर री इशूड, इसने बताया नहीं कितने, तो सारे कर दिए, सारे री इशू कर दिए 8 रुपए में। कितने में? तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपए का शेयर अगर 8 में दे रहे हो तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया ना। तो उसमें से, तो अब ये देखो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो अब हम लोग इसकी एंट्री बेटा ऐसे करेंगे, यहां लिखेंगे जब शेयर री इशू होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लिखो नहीं अभी स्क्रीन पे देखो, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो बताओ शेयर कितने का था? 10 रुपए का। री इशू किस प्राइस पे हुआ? 8 रुपए पे। तो इसका मतलब 300 शेयर पे, 300 शेयर पे जिसको हमने री इशू किया है वो तो 8 ही रुपए देगा ना। तो बैंक में कितना पैसा आया होगा? 2400। बैंक में कितना पैसा आया होगा? 2400 रुपए। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये बताना जरा, इससे हट के एक चीज पूछ रहा हूं, बताओ शेयर, एक शेयर हमने इशू किया, उसका एप्लीकेशन का पैसा लिया, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मान लो 2 रुपए ले लिया एप्लीकेशन पे, बताओ अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, एंट्री बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान लो 3 रुपए अलॉटमेंट पे लेने थे, कितने बेटा? लेकिन हम 5 ले रहे हैं, 2 रुपए प्रीमियम का है, 2 रुपए का ही का है। तो अब ये बताओ 5 रुपए से अलॉटमेंट डेबिट होगा? बोलो सब लोग, 5 रुपए से अलॉटमेंट डेबिट होगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 2 रुपए कहां जाएगा एक्स्ट्रा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब नोटिस करो एक बात के लिए मैंने यहां बताया, देखो जब शेयर पार पे इशू हुआ, क्या बोला मैंने, किस पे इशू हुआ? तब भी शेयर कैपिटल में गई पार वैल्यू। जब शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ तब भी शेयर कैपिटल में गई पार वैल्यू, एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम में चला गया। बोलो। तो अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू होगा तब भी जाएगी उस पे पार वैल्यू। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आपने शेयर फेस वैल्यू पे इशू किया तो शेयर कैपिटल में क्या जाएगी? फेस वैल्यू। प्रीमियम पे इशू किया तब भी शेयर कैपिटल में क्या जा रही है? फेस वैल्यू। बाकी पैसा कहां चला गया? सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। और अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू करोगे तो भी शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? फेस वैल्यू ही जाएगा। इसीलिए देखो यहां हमारा शेयर कितने का था इस सवाल में, बोलो सब लोग, हमारा शेयर कितने का था? हम कितने में इशू करें? तो उससे फर्क नहीं है कि 10 का तुम 12 पे कर रहे हो कि 8 पे कि 4 पे, शेयर कैपिटल में जाएगी हमेशा फेस वैल्यू।
हमेशा इसमें फेस वैल्यू जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अब यहां लिखेंगे, देखो 300 शेयर है, अभी आप लोग नहीं लिखोगे, समझो यहाँ पे, और इसको हमने इशू किया, तो भले 8 रुपए हम कस्टमर से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ हमेशा कितना जाएगा? फेस वैल्यू, चाहे पार पे करो, प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, जिस पे मर्जी उस पे करो, और पूरी कंपनी अकाउंट में है, यही शेयर में, यही डिवेंचर में, यही प्रेफरेंस शेयर में, हर जगह यही है। तो ये देखो यहाँ तो जाएगा 3000। अब इसका मतलब क्या हुआ? 3000 का शेयर कस्टमर को कितने में दे दिया? 2400 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 शेयर पे कस्टमर को 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है। लेकिन सामने देखो, लेकिन हम लोग कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। शेयर किस पे इशू नहीं हो सकता? डिस्काउंटेड पे। डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। फ्रेश इशू नहीं हो सकता, री इशू हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? फ्रेश इशू नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? री इशू हो सकता है। समझा? तो यहां आप डिस्काउंट नहीं ले, अच्छा क्यों नहीं होता शेयर डिस्काउंट पे इशू? उसका भी लॉजिक सुनो। जैसे बताओ, हम और आप एक ही सेक्टर के बिजनेसमैन हैं, तो क्या है, हम लोग का मान लो सीजनल बिजनेस है, गर्मियों में हमें, मान लो हम लोग कोल्ड ड्रिंक बना के बेचते हैं, तो हम सर्दियों में बनाएंगे, गर्मियों में बेचेंगे, तो सर्दियों में पैसा चाहिए, उल्टा चलता है ना बेटा। जैसे सर्दियों वाले कपड़े कब बन रहे होते हैं? गर्मियों में। गर्मियों वाला कब बनता है? सर्दियों में। जब बनेगा तब ना बिकेगा। समझ आए? तो जैसे मान लो हम आप कोल्ड ड्रिंक बना के बेचते हैं, तो हम बनाएंगे कब? सारा स्टॉक बना के रख देंगे सर्दियों में, बेचेंगे कब? गर्मियों में। तो हमें पैसे की जरूरत कब पड़ेगी? सर्दियों में पड़ेगी। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो शेयर इशू करके पैसा ले आते हैं। मैंने भी शेयर इशू किया, आपने भी इशू किया। अब क्या पढ़ा है कंपनीज एक्ट में? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने का होना चाहिए? 90% का। बोलो ना, कितने का होना चाहिए? 90% का। अब हो ही नहीं रहा है, ना आपका बिक रहा है ना हमारा। अब लालच में मैंने डिस्काउंट लगाया, मेरा बिकने लगा, तो मैंने 2 रुपए का डिस्काउंट लगाया, आपने 3 का कर दिया, मैंने 4 का कर दिया, आपने 5 का कर दिया। तो अगर हम लोग ऐसे डिस्काउंट देते जाएंगे, जाओ, अगर ऐसे हम लोग डिस्काउंट देते जाएंगे, तो हमें पूरा पैसा ही नहीं मिलेगा जितना हमको चाहिए, शेयर तो निकल जाएगा। फायदा पब्लिक का हो रहा है, बोलो। अच्छा, जितना पैसा चाहिए जब उसका आधा मिलेगा, तो कहां से हम आप बनाएंगे अपना प्रोडक्ट और कहां से बेचेंगे? समझ में? कंपनीज एक्ट 1956 में होता था। 56 कब तक था? 2012 तक। तुम लोग कौन सा पढ़ रहे हो? कंपनीज एक्ट 2013 ना। तो 2012 तक डिस्काउंट पे शेयर इशू होता था, लेकिन तब ये प्रॉब्लम आती थी, तो रोक लगा दी गई कि डिस्काउंट पे इशू होगा ही नहीं। जब भी होगा तो किस पे होगा? या तो प्रीमियम या तो पार पे। हाँ, री इशू कर सकते हो। री इशू में क्या, एक आदमी का तो पैसा वैसे ही लेके रखे हो, तो डिस्काउंट दे भी रहे हो तो कौन सा अपनी जेब से दे रहे हो? वो तो पैसा उसी में है ही। और देख तो रहे हो, ये दूसरा सवाल है, पहले में 8 के बजाय 6 रुपए का डिस्काउंट दिया, 4 रुपए का शायद दिया था ना, और इसमें 2 रुपए का दे रहे हैं। समझ आए? तो पैसे तो बचा ही रहे हैं, नाम मात्र का डिस्काउंट देके बाकी पैसे कहाँ डाल देते हैं? कैपिटल रिजर्व में, उसको एंजॉय करते हैं। समझ में आई बात? ये है कहानी। तो फ्रेश इशू कभी भी किस पे नहीं हो सकता? डिस्काउंट पे। हमेशा री इशू होगा डिस्काउंट पे। लॉजिक समझ में आया क्या है उसका? अब देखो इधर, तो हम लोग का 300 शेयर था 8 रुपए के हिसाब से, 2400 लिया कस्टमर से, कैपिटल में कितना जाएगा? पूरी फेस वैल्यू। कितना जाएगा? फेस वैल्यू। और अब ये जो हमने डिस्काउंट दिया, उसके लिए हम डिस्काउंट शब्द ही नहीं यूज कर सकते। कंपनीज एक्ट में शेयर को लेके उसमें प्रोहिबिशन है। बॉन्ड इशू करो चलेगा, डिवेंचर इशू करो चलेगा, शेयर नहीं इशू करने देंगे। तो अब इसके लिए हम पैसा निकालेंगे यहां से, ये जो पैसा एक आदमी का रखे हो वो यूज होगा। समझा? अच्छा, ये जो पैसा रखे हो ये 300 शेयर का था, कितने शेयर का था? और सारे इशू कर दिए, 300 पूरे कर दिए ना, तो पूरा पैसा फ्री हो गया। बोलो, पिछले सवाल में क्या था? 3000 शेयर जब्त किए थे और इशू कितने किए थे? 2500, इसलिए 4000 उसमें ब्लॉक था, तो पूरा रीइशू हो गया। तो 900 में से 3 2 600 इशू हो गया, बचा कितना उसमें? 300। वो 300 पूरा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कहानी समझ में आई क्या है? तो अब यहां लिखिए, ये एंट्री लिखो आप लोग, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, being forfeited share reissued और लास्ट एंट्री, कभी भी क्वेश्चन में वो लिखा नहीं होगा, वो आपको खुद से डिसाइड करके कितना पैसा बचा, जो बचा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा।
जब शेयर री इशू हो गया तो शेयर फॉरफीचर में एक भी पैसा नहीं दिखना चाहिए। अब यहां हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 900 में से 600 यूज हो गया है, 300 बचा, वो 300 ट्रांसफर कर दिया। बीइंग शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। चलो देखो बेटा क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ो। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड री इशू इन द बुक्स ऑफ कंपनी। हमें फॉरफीचर की एंट्री डालनी है और री इशू की एंट्री डालनी है। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है। लिखा है मिस्टर लॉन्ग, मिस्टर लॉन्ग हु वाज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर। सब लोग सामने देखो। मिस्टर लॉन्ग हु वाज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर। ये क्या लिखा है, कौन सा शेयर, कौन सा पढ़ रहे हो आप, इक्विटी या प्रेफरेंस? आप इक्विटी पढ़ रहे हो बेटा, प्रेफरेंस पढ़ रहे हो? इधर देखो, आप इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे हो, तो ये दोनों है, यही इक्विटी है, यही क्या है, जो जो हमने पढ़ डाला अभी तक, चैप्टर खत्म होने को आया, उसी में इक्विटी जी की जगह प्रेफरेंस लिख दो, तो वही क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर। समझ में है? बताओ शेयर एप्लीकेशन की एंट्री बताओ, इक्विटी की बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, तो प्रेफरेंस का होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। फिर अगली एंट्री बताओ, इक्विटी में क्या होता था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वहां होगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। समझ आया सब कुछ। इक्विटी वर्ड की जगह क्या लिख देना है, प्रेफरेंस, बस हो गया इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया? सारा रूल वही है। अब आओ यहां पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, मिस्टर लॉन्ग who was holder of 2000 preference shares of rupees 100 each। मिस्टर लॉन्ग के पास 2000 प्रेफरेंस शेयर थे, 100 रुपए का एक था। ऑन विच रुपीज 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। कितना पैसा मांगा था, कितना पैसा मांगा था? अब बताओ, जब शेयर फॉरफीचर होता है तो डेबिट किसको करते थे अभी तक, इक्विटी शेयर कैपिटल को। किसको करते थे? अब कौन डेबिट होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने से? जितना पैसा मांगा है। लॉजिक वही रहेगा ना, इक्विटी की जगह क्या आ गया, प्रेफरेंस आ गया। तो लिखो इसको, पहले लिखेंगे पहली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर,
बस डेबिट अभी खाली, क्रेडिट नहीं। चलो अब बताओ, यहाँ देखो मिस्टर लॉन्ग के पास 2000 शेयर थे, 100 रुपए का एक, और कंपनी ने मांगा था 75 रुपीज। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाइड बाई 75, कितना आएगा? 1,50,000। फॉरफीचर हो रहा है तो हमने 1,50,000 से डेबिट कर दिया। हो गया? अब आगे देखो, जितना पैसा उसने दिया होगा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जो अलॉटमेंट पे नहीं दिया उससे क्या क्रेडिट होगा? अलॉटमेंट। कॉल पे नहीं दिया, क्या क्रेडिट होगी? कॉल। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एप्लीकेशन ना दिया हो। एप्लीकेशन नहीं देगा तो अलॉट ही नहीं करेंगे। जब भी होता है तो एप्लीकेशन के बाद ही होता है। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है। Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares of 100 each, on which 75 per share called up, could not pay his dues on allotment and first call of rupees 25 per share। बेटा 25 रुपए ये नहीं दे पाए हैं, 25 रुपए ये नहीं दे पाए हैं अलॉटमेंट और कॉल का। कुड नॉट पे ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच ₹25 पर शेयर। अच्छा, ये दोनों 25-25 का था बेटा। 25 का क्या था? अलॉटमेंट, और 25 का क्या था? कॉल। ये नहीं दे पाए। यहाँ ईच वर्ड लिखा है ना, ये देखो, अलॉटमेंट एंड कॉल ईच ₹25। तो 25 का क्या है? अलॉटमेंट। 25 का क्या है? कॉल। तो इसका मतलब 25 किसके होंगे? एप्लीकेशन के। 75 रुपए ही तो मांगे हैं ना। तो ये इतना इसने दिया है, ये जाएगा कहाँ? शेयर फॉरफीचर में। और इससे क्या क्रेडिट हो जाएगा? अलॉटमेंट और कॉल। तो अब आइए, इसके शेयर ये लोग फॉरफिट कर रहे हैं, तो इससे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू शेयर फॉरफीचर। 2000 शेयर पे 25 रुपए उसने दिए हैं, 50,000 उसके फॉरफिट हो जाएंगे। टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, 2000 शेयर पे 2000 शेयर पे 25 रुपए उसने नहीं दिए अलॉटमेंट के, 50,000। और फर्स्ट कॉल पे भी उसने 2000 शेयर पे 25 रुपए नहीं दिए हैं कॉल के। तो ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। बीइंग preference shares forfeited, being preference shares forfeited। जहां जहां इक्विटी लिखा होता था वहां वहां प्रेफरेंस लिखा है। सारा लॉजिक, सारा कंसेप्ट वही है। अब बताओ कितने शेयर फॉरफिट किए? कितने शेयर फॉरफिट किए? एक शेयर पे उसने कितना पैसा दिया है? एक शेयर पे उसने कितना पैसा दिया है? 25 रुपए दिया है। एक शेयर पे कितना पैसा दिया है? तो अगर एक शेयर इशू करेगा 25 रुपए फ्री हो जाएगा, दो करेगा 50 रुपए, तीन करेगा, एंड सो ऑन। अब ये देखो उसने क्या किया बेटा, उसने एक शेयर अगर इशू करेगा तो 25 रुपए इशू फ्री हो जाएगा, दो करेगा 50 रुपए फ्री हो जाएगा। अब उसने क्या किया बेटा, 1500 शेयर इशू कर दिया। तो इसका मतलब कितना पैसा फ्री हो गया होगा? 37,500 फ्री हो गया होगा। कितने में से? 50,000 में से। तो 12,500 तो उसमें पड़ा रहेगा। क्यों पड़ा रहेगा? लॉजिक बताओ। 12,500 उसमें पड़ा रहेगा, क्यों? लॉजिक बताओ। क्योंकि 500 शेयर्स री इश्यू नहीं हुआ, इसलिए पड़ा रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब
37,500 में जितना ये डिस्काउंट दे देंगे वो तो यूज हो जाएगा, जो नहीं देंगे वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब यहां लिखा है, अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो। फोन रखो अंदर और ढंग से पढ़ो, नहीं तो जाओ यहां से। तुम भी बेटा ठीक से बैठो, पहले ढंग से बैठो, हेड डाउन करके नहीं। कोई दिक्कत है, तबीयत खराब है, घर जाओ रिकॉर्डिंग ले लेना। यहाँ बैठो, ढंग से पढ़ो। अजीब तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हो, हेड डाउन किए जा रहे हो, 2 घंटे बैठने में दिक्कत हुई जा रही तुम लोग को। कितने शेयर इशू किए बताओ, कितने शेयर उसके फॉरफिट किए? 2000। एक शेयर पे कितना पैसा उसने दिया था? 25 रुपए दिया था। एक शेयर री इशू करेंगे, कितना पैसा फ्री होगा? 2 करेंगे। इन्होंने कितने किए? 1500 शेयर, ये 1500 है, 2000 में से 15,000 कहां से री इशू हो जाएगा? द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर, फॉरफिट कर लिया, उसकी तो एंट्री हो गई। एंड री इशूड 1500 शेयर। तो अब इसमें क्या होगा, 500 शेयर का पैसा ऑलरेडी हमेशा उसमें पड़ा रहेगा, क्योंकि वो री इशू नहीं हुआ है। ये जो री इशू हुआ है उसमें से अगर डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट पे यूज होगा, अदरवाइज सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगली एंट्री री इशू करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो जरा कितने शेयर री इशू किए हैं, 1500 शेयर री इशू किए हैं, 1500 शेयर री इशू किए हैं, 1500 शेयर री इशू किए हैं। जरा बताओ शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाता है? फेस वैल्यू कितना जाएगा? अभी तक जितना मांगा होगा वो जाएगा। अरे अभी तक सारे क्वेश्चन में क्या था, पूरे पैसे मांगे वो। अभी इसमें क्या है, जितना मांगा है उतना जाएगा। यहां मतलब नहीं है डिस्काउंट से या किसी चीज से। ठीक है, तो ये पढ़ो जरा, इधर देखो। अब यहाँ क्या लिखा है बताओ, 2000 शेयर पे 100 रुपए का एक था, कितना पैसा कंपनी ने मांगा था? 75,000। 75 रुपीज मांगे थे, तो हम लोग शेयर कैपिटल में कितना ले जाएंगे? पूरा 75। तो अब यहां लिखा जाएगा इंटू 75। क्यों 75 किया? ये कॉल्ड अप अमाउंट है। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 1,12,500। ये तो यहां आ गया। ठीक है, अब जितना कस्टमर से लेंगे वो यहां आएगा, जितने का डिस्काउंट देंगे वो यहां आएगा। देखो जरा कितना दिया है। These shares were issued to Mr. Short at ₹65 paid up of ₹75। कह रहे हैं बेटा ये 65 रुपए में दे दिया, तो 75 रुपए कॉल्ड अप था, 65 में दे दिया, तो इसका मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 15,000 यहाँ आएगा, 97,500 यहाँ आ जाएगा। बीइंग forfeited share reissued, being forfeited shares reissued। अब चलो बताओ कितने शेयर हम लोगों ने रीइश्यू किए? सामने देखो कितने शेयर इशू किए, 1500। एक शेयर का कितना पैसा था? 25 रुपए। तो कितना पैसा फ्री हो गया? 37,500। उसमें से डिस्काउंट कितने का दिया? 15,000 का। तो इसमें से 15,000 यूज हो गया डिस्काउंट पे, बचा कितना? वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो अगली एंट्री हो गई फॉरफिटेड या शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 22,500।
22,500. Being forfeited share reissued. Being forfeited share reissued. चलो आगे लिखो केस नंबर 10. केस नंबर 10. accounting for issue, forfeiture and reissue of preference share. Accounting for issue, forfeiture and reissue of preference share. इसमें लिखिए all journal entries will remain same as we studied till concept 9, but instead of word equity we will use word preference. जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करने की बात आएगी तो सारी एंट्री एज इट इज रहेगी, सिर्फ इक्विटी वर्ड की जगह हम लोग प्रेफरेंस वर्ड यूज करेंगे. इक्विटी वर्ड की जगह प्रेफरेंस वर्ड हम लोग यूज करेंगे. चलो आगे लिखो केस नंबर 11. प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक in case of issue of share. Preparation of cash book in case of issue of share. Preparation of cash book in case of issue of share. इधर देखो सामने, शेयर इशू करने की एंट्री बताओ एप्लीकेशन की. बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन, फिर अगला शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। चलो अलॉटमेंट की बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अगली एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उठो वहां से, तुम उठो, उठो वहां से। हाँ तुम ही से कह रहे हो, हाँ उठो। लिख क्यों नहीं रहे हो तुम? उठो वहां से, इधर आओ, यहाँ बैठो, ढंग से पढ़ो बेटा, नहीं छुट्टी कर देंगे अभी तुम्हारी हम यहाँ से। एक महीना एग्जाम को रह गया तुम लोग को, कॉपी नहीं तुम्हारे पास? तो क्या पेज निकाल के बैठे हो तुम? बताओ एप्लीकेशन की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगला बताओ अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मान लो ये आखिरी कॉल है, अब बताओ इसकी एंट्री, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर अगला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब बेटा एक टाइप का क्वेश्चन खाली हम ही लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तुम लोग में सीएस में वो क्या कहते हैं, कहते हैं जर्नल बनाओ और साथ में कैश बुक बनाओ। चलो इसमें भी कोई मुसीबत नहीं थी, हम जर्नल बना के पोस्ट कर देते। अब वो क्या कहता है, जर्नल में वो एंट्री लिखो जिसमें एक्सेप्ट बैंक, देखो इधर, बताओ क्या इस एंट्री में बैंक आया है? इस इसमें आया है, इसमें आया है, तो ये तीनों लिखवाता है जर्नल में, समझ में? और ये जो बैंक वाली है कहेगा ले जाके इसको कैश बुक में पोस्ट करो, कैश बुक के बैंक कॉलम में। किसमें पोस्ट करें? कैश बुक के बैंक कॉलम में, समझ आ रहा है? और शेयर दोनों होंगे उसमें, इक्विटी भी होगा और प्रेफरेंस भी होगा। अच्छा अगर हमने दोनों लिखा, नंबर कटा हमारा, दोनों लिख नहीं सकते, तो बैंक वाली एंट्री मन में सोचना होगा और उसको डायरेक्ट ले जाके पोस्ट करना होगा। ठीक है, अब जैसे एप्लीकेशन का पैसा मंगवाओगे क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो ये कैश बुक का बैंक कॉलम है ही, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन आ गया, तो ये वाली एंट्री हो गई। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ही चीज भाई देखो, है तो डबल एंट्री, बनना चाहिए दो खाता, लेकिन जब एक ही मांग रहा है तो हम एक ही बनाएंगे ना। क्वेश्चन में क्या लिखा होता है? पास ऑल जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन को छोड़ के सारी एंट्री बनाओ। तो 6 एंट्री हैं, 3 बैंक की, 3 अदर देन बैंक। तो जो बैंक वाली है वो कहाँ जाके पोस्ट हो जाएगी? कैश बुक में पोस्ट हो जाएगी। और बाकी जो बचेगा तो हम एंट्री अपना जैसे हमने पढ़ा है दिमाग में हम वैसे ही सोचेंगे, बैंक वाला ले जाके पोस्ट कर देंगे, समझ आए? बाकी हम लोग लिख देंगे। तो ये देखो यहाँ, अब इसको हमने पोस्ट कर दिया, अब ये कहाँ लिखेंगे? ये जर्नल में, क्वेश्चन में। फिर अगला, अगला अलॉटमेंट की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो जर्नल जब बनाओगे पहली एंट्री ये होगी, दूसरी ये होगी। फिर जब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बैंक डेबिट हुआ तो फिर से क्या आ जाएगा? शेयर, ये एप्लीकेशन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर ये वाली एंट्री होगी, यहाँ पैसा आएगा पहली कॉल का, तो यहाँ से हटा के फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल, ये आ गया। समझ में आ रहा है? मान लो किसी के पैसे वापस किए हैं तो बैंक जाएगा, टू बैंक होगा। अरे किसी के पैसे वापस करोगे, बैंक डेबिट थोड़े ना होगा, क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो उस तरह का कुछ मिला तो क्या करेंगे? बाई बैंक आ जाएगा। और ये कैश बुक क्या है? लेजर है, क्या है? तो लेजर हमेशा बैलेंस होता है, जब सारा सवाल लग जाएगा तो हम इसका निकालेंगे बैलेंस सीडी। समझ में? तो ऐसे एक क्वेश्चन पहले से था, अभी जब तुम लोग ये नया वाला सिलेबस किए हैं तो एक नया क्वेश्चन उसमें से ऐड किए हैं। तो पहले एक हम लोग करते हैं फिर दूसरा किया जाएगा। बस इसमें इतना ध्यान रखना है, जिसमें बैंक नहीं है वो ऐसे, क्योंकि अगर पूरा मांग लेगा तो इजी हो जाएगा, तब तो लेजर पोस्टिंग हो जाएगी ना, सारी एंट्री करके बैंक बनाना होगा, फटाफट कर लोगे सेकंड बार में। अब वो कहता है एंट्री वो लिखो जिसमें बैंक नहीं है, तो बैंक वाली कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी, और बाकी हम लोग अदर देन बैंक वाला जर्नल बना के लिखेंगे। समझ आ रहा है? तो बैंक बनेगा केवल, तो लिखिए इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी प्रिपेयर कैश बुक ब्रैकेट में लिखना बैंक कॉलम ओनली।
बैंक कॉलम ओनली। अब कैश बुक जैसे बनती थी बनेगी वैसे ही, तब भी मैं एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जैसे बीआरएस वाले चैप्टर में बनाया, जैसे कैश बुक वाले चैप्टर में बनाया, कैश बुक वैसे ही बनेगी। टू बैलेंस बीडी यहां आता था, बाई बैलेंस सीडी अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है तो वो यहाँ आता है जनरली, फेवरेबल हम मान के चल रहे हैं, ये होगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर चल रहा है शेयर का, तो शेयर में मान लें 3 स्टेज पे पैसा आया, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और कॉल पे। तो यहाँ आ जाएगा 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर कॉल। जो पैसा आएगा वो हम लोग डेबिट कर लेंगे और वो आखिरी में निकल के आ जाएगा कैश बुक, ब्रैकेट में लिखोगे बैंक कॉलम ओनली। बाई बैंक आ जाएगा। बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब जब पैसे आएंगे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, जब जब पैसे पे करेंगे क्रेडिट साइड में जाएगा। हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करना है बेटा, लेकिन वो है थोड़ा सा बड़ा, तो एक अभी इसका क्वेश्चन करेंगे दूसरी वाली क्लास में, आज जो सेकंड क्लास आएगी, अभी इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं। लिखो आगे, केस नंबर 12, केस नंबर 12। देखो मैं जरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है, एक तो ये वाला है, ये लास्ट लाइन पढ़ो, प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नलाइज रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो जो बैंक वाला है वो कहाँ जाएगा, कैश बुक में जाएगा, और सारा पैसा शेयर का खाते में आता है तो बैंक कॉलम ही बनेगा, कैश में आता नहीं है। और जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है उसको लेके जाएंगे जर्नल में। और देखो इसमें, इसमें बेटा ये देखो, इक्विटी शेयर भी इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए हैं एक साथ, तो लेंदी हो गया, एक होता तो वही आ जाता, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जहां वर्ड इक्विटी होता था वहीं क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा, है ना। तो अब पैरेलल लेके चला जाएगा या, तो अभी ये क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऐसे दो क्वेश्चन है, एक ये है एक और है, तो ये वाला करवाऊंगा फिर आपको दूसरा क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा। चलो अगला, अब ये देखो जरा, ये क्या चीज लिख रहे हो, देखो बेटा, यहाँ पे जब हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर का चैप्टर जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो इसमें मैंने कहा था शेयर इशू होते हैं दो वजह से, पहला या तो पैसे के लिए, तो फॉर कैश वो खत्म हो गया, उसकी प्रैक्टिस रह गई खाली कैश बुक वाले क्वेश्चन की, तो मैं ये वाला लिखवा रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, कंपनी में हमेशा पैसे की शॉर्टेज रहती है,
किसी भी कंपनी में हमेशा पैसे की शॉर्टेज रहती है। तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, पढ़ा है कि नहीं? अभी आगे भी पढ़ोगे और डिटेल में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? देखो, कैश, सामने देखिए बेटा, कैश फ्लो में लिखते हैं क्या हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग कैश लिखते हो, जो पैसा आया जो गया, क्लोजिंग, यही तो लिखते हो। बस 3 भागों में बांट देते हो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो वो बात तो कैश अकाउंट से भी पता चल जाती है ना। उसके बाद भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाया जाता है। क्यों बनवाया जाता है? क्या होता था, कंपनीज के पास हैवी प्रॉफिट होते थे, फिर भी वो लोन के लिए जाती थी। क्या होता था उनके पास? हैवी प्रॉफिट, और तब भी कहाँ जाते थे? तो सरकार पूछती थी क्यों चाहिए तुमको लोन, इतना प्रॉफिट हुआ है। कहते पैसा नहीं है सैलरी देने का। बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस कैश बेसिस बनता है अक्रूवल बेसिस पे? कैश या अक्रूवल? अक्रूवल। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट दिख रहा है वो मिला नहीं। समझ आया? तो पैसे की शॉर्टेज है। तो सरकार कहती है तुमको कुछ मिला ही नहीं, जो मिला वो कहाँ गया, उसका हिसाब किताब बना के लेके आओ। तो इंस्टीट्यूट से बोला, सी इंस्टीट्यूट ने बना दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जैसे है वो कंपनी खुद बना के लेके आती है। तो कैश की हमेशा शॉर्टेज रहती है। ये मैं कहानी क्यों सुनाने लगा, ये देखो अब ये, क्योंकि कैश की शॉर्टेज रहती है तो कंपनी शेयर इशू करने में कुछ जाता नहीं। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो उन्होंने एसेट खरीदा, लैंड खरीदी, क्या खरीदा, तो अगर मान जाए सामने वाला तो शेयर से काम चला लेते हैं। लैंड खरीदने की एंट्री बताओ, ये वैसे क्या होती थी? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होती थी। अब वो क्या करेंगे, किसी से जमीन खरीदी, उसको राजी कर लिया कि तुम शेयर में शेयर ले लो हमसे। तो क्या होगा, अब एंट्री हो गई लैंड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उसी को हम लोग लिखेंगे वेंडर। वेंडर का मतलब सेलर। समझ आए? और फिर जिस दिन शेयर इशू करेंगे तो वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या प्रेफरेंस दिया तो क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझ आए? और अदर देन कैश कंपनी क्यों इशू करती है? क्योंकि कैश की हमेशा शॉर्टेज होती है कंपनी में। प्रॉफिट भले होगा, कैश नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये आप बस ये इतनी सी बात इसमें लिखनी है। अब आओ यहाँ पे, ये जो केस लिखा है इसको तो कर दो पहले यूनिट 2। ये है यूनिट 2। यूनिट 2, इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी ने शेयर इशू किया, पैसे के लिए नहीं, कोई एसेट खरीदा उसके बदले में शेयर इशू कर दिया। तो ऐसे में एंट्री क्या होगी? चलो लिखो, पहली एंट्री, नंबर 1, व्हेन एसेट इज परचेज्ड, व्हेन एसेट इज परचेज्ड। अब कोई सा भी एसेट खरीदें तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ब्रैकेट में लिख लो, वेंडर का मतलब होता है सेलर, या अपने समझने के लिए समझ सकते हो क्रेडिटर। हमने किसी से कुछ खरीदा, उसके पैसे दिए नहीं, तो क्रेडिटर ही है हमारा। बीइंग एसेट परचेज्ड, बीइंग एसेट परचेज्ड। और अब जब शेयर इशू करेंगे तो एंट्री होगी वेंडर डेबिट, यहां लिख लो व्हेन शेयर्स आर इशूड, व्हेन शेयर्स आर इशूड, खाली शेयर लिखवा रहा हूं बेटा। अब शेयर में इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
अब ये जो शेयर हम लोग इशू करेंगे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। कहेगा इक्विटी इशू करो तो इक्विटी होगा, कहेगा प्रेफरेंस इशू करो तो प्रेफरेंस हो जाएगा। बीइंग शेयर issued being shares issued। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सामने। सेवनटीन है बेटा, 18। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। अभी जब सेकंड वाली क्लास होगी तो उसमें कैश बुक करके बैलेंस शीट आपको ओवरव्यू दिखाएंगे। बैलेंस शीट पूरी नहीं बनानी होती हम लोग को। 3 लाइन का क्वेश्चन दिया है इसमें। लाइबिलिटी साइड के 2 चीज आपको दी जाती है, एक शेयर होल्डर फंड और एक रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या होता है? एसेट साइड होता ही नहीं, समझ है? तो उसको एक्सप्लेन करके फिर बनवाएंगे। अब ये पढ़ो क्या लिखा है। एक्स एंड कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ो। द कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई एंड कंपनी फॉर ₹4 लाख। कितने की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी बेटा? क्या एंट्री बनेगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी। वेंडर का नाम दिया है ना यहाँ पे, सेलर का नाम है, क्या हो जाएगा? वाई एंड कंपनी। और फिर जब इनको शेयर देंगे तो क्या हो जाएगा? वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब कौन सा शेयर दिया है पढ़ने? पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो हम भी शेयर कैपिटल लिख के फुर्सत कर लेंगे। चलो लिखो पहली एंट्री। पहली एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड 4 लाख being land and building purchased और अब जब शेयर इशू करेंगे तो हो जाएगा वाई एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 4 लाख का हम लोगों ने शेयर इशू कर दिया। शेयर की जगह इक्विटी प्रेफरेंस भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में लिख के आना कि हमने ये अजम्पशन लिया है कि इक्विटी इशू हुआ। बीइंग शेयर्स इशूड, बीइंग शेयर्स इशूड। सामने देखो कितने शेयर के लिए ऑथराइज थे, स्क्रीन पे देखिए कितने शेयर के लिए ऑथराइज थे? 90,000। कितने इशू किए? 4 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक, तो 40,000 ही तो इशू किए हैं। तो अभी बचा कितना? कितना बच गया? 50,000। ये देखो यहाँ लिखा है द बैलेंस शेयर, मतलब 50,000 शेयर इशूड टू पब्लिक। किसको इशू कर दिया? पब्लिक को। विच वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर। पब्लिक को इशू कर दिया, उसका सारा पैसा आ गया। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हम लोग करेंगे डायरेक्ट। जब भी ऐसे आ जाए, अब बताओ, यहाँ तो लिखा नहीं है पैसे अलग अलग डेट पे मिले, तो एक ही में करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। समझ आया कि एप्लीकेशन ली, सेम टाइम पे क्या कर दिया? अलॉट कर दिया। फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो लिखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
5 लाख। अब नरेशन खुद से लिख लेना। अगला हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। अब अगर यहाँ मैंने इक्विटी लिखी दिया है तो ऊपर भी इक्विटी लिख देना चाहिए, या तो हर जगह शेयर लिखना था, तो यहाँ भी मैंने ई लिख दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पूरा क्वेश्चन ये मान के लगाया कि इक्विटी शेयर इशू हुआ है। तो ये चैप्टर हो गया खत्म बेटा। अभी नेक्स्ट क्लास में वो कैश बुक वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसकी बैलेंस शीट कराएंगे।